क्या आप मुझे अमीर बनना सिखा सकते हैं? मैंने अपने टीचर से पूछा। नहीं, मेरे बायोलॉजी के टीचर ने जवाब दिया। मेरा काम है ग्रेजुएट बनने में तुम्हारी हेल्प करना, ताकि तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर मैं नौकरी न करना चाहूँ, अगर मैं अमीर बनना चाहूँ तो? तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? टीचर ने पूछा। क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मुझे बहुत सारा धन और समय चाहिए। मैं अपनी सारी जिंदगी किसी कर्मचारी की तरह नहीं जीना चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन के सपने मेरी तनख्वाह के आकार के हिसाब से तय हों। यह बकवास है। तुम माल से अमीरों के जीवन के सपने देख रहे हो। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे और तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अमीर नहीं बन सकते, टीचर ने कहा। और जाओ, अब अपने मेंटर के पास जाओ। स्कॉलस्टिक या अकादमिक शिक्षा यानी स्कॉलस्टिक और एकेडमिक एजुकेशन, यह शिक्षा में पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, खासकर आज की दुनिया में। और पर्सनली मैं इस शिक्षा में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। मैं अपने अधिकांश जीवन में सी ग्रेड का ही स्टूडेंट रहा हूँ। एक्चुअली मेरी उन बातों में रुचि थी ही नहीं जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ता हूँ और मेरी राइटिंग की स्पीड भी बहुत कम है और मुझे अच्छा लिखना भी नहीं आता। लेकिन मैं पढ़ता बहुत हूँ, लेकिन मेरी पढ़ने की स्पीड कम है और मुझे अक्सर एक पुस्तक को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मैं उसे समझ पाता हूँ ठीक से। और हाँ, मैं एक खराब लेखक भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिखता ही जाता हूँ। अब पता नहीं क्यों मुझे बेस्ट राइटर भी कहा जाता है। और दोस्तों, एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने में मैं आपको बताऊं कि जो शिक्षा मैंने स्कूल में सीखी थी वो मेरे बहुत ज़्यादा काम में नहीं है। जो पैसा मैंने कमाया है वो स्कूल की पढ़ाई से नहीं कमाया है, बल्कि मुझे मेरे अमीर डैडी ने जो सिखाया, जो ट्रेनिंग दी, उसी से मैं अकूत धन और संपत्ति खरीद पाया। प्रोफेशनल एजुकेशन, यह शिक्षा आपको सिखाती है कि पैसे के लिए किस तरह काम किया जाए। मेरी जवानी के दिनों में बुद्धिमान बच्चे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बनते। कई प्रोफेशनल स्कूल लोगों को मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन या फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनाना सिखाते हैं। अगर आप अपनी फ़ोन बुक के पीले येलो पेजेस में एजुकेशन और स्कूल के कॉलम अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह पन्ने ऐसे स्कूलों से भरे पड़े हैं जो लोगों को ऐसे प्रोफेशन सिखाते हैं जिनसे उन्हें रोजगार पाने के अधिक अवसर उपलब्ध हो। और पर्सनली, क्योंकि मैंने शिक्षा के पहले स्तर यानी एकेडमिक एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में गया, जहाँ मैं शिप ऑफिसर बन गया। मैं शिप बेचा करता था, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स और द लव बोट टेलीविजन कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले जहाज़ों की तरह के पैसेंजर लाइनर्स। ग्रेजुएशन के बाद चूंकि वियतनाम युद्ध चल रहा था, इसलिए शिपिंग उद्योग में नौकरी करने के बजाय मैं फ्लोरिडा के पेंसाकोला में चला गया, जहां मैंने यूएस नेवी फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लिया। मैं एक पायलट बन गया और मैंने वियतनाम में मैरिन कॉर्प्स की तरफ उड़ान भरी। मेरे दोनों ही डैडियों का कहना था कि देश की रक्षा करना एक पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मेरे भाई और मैंने वियतनाम जाने के लिए अपने नाम अपनी मर्जी से दे दिया। जब मैं 23 साल का हुआ तो मेरे पास 2 प्रोफेशन थे, एक शिप ऑफिसर का और दूसरा पायलट का। लेकिन मैंने पैसे कमाने के लिए दरअसल इनमें से कोई भी रास्ता नहीं अपनाया और शायद यही वजह है कि मैं जैसा सब सोचते हैं वैसा नहीं सोचता और यह मेरे सोचने की ही वजह से आज मैं जिस प्रोफेशन के लिए सबसे अधिक जाना जाता हूँ यानी कि लेखक के प्रोफेशन के लिए, वह एक ऐसा विषय है जिसमें मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ था। फाइनेंशियल एजुकेशन, यह वह शिक्षा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से अपने लिए काम कराया जाए।
यह तीसरे स्तर की शिक्षा हमारे अधिकांश स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। मेरे गरीब डैडी का विचार था कि असली दुनिया में सफल होने के लिए इंसान को अच्छी एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत थी, लेकिन मेरे अमीर डैडी कहते थे अगर तुम्हारी फाइनेंशियल एजुकेशन कमजोर है तो तुम हमेशा अमीरों के लिए काम करते रहो। richdad.com ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जो वही फाइनेंशियल शिक्षा दे सके जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। और इसके लिए हमारे पास बोर्ड गेम्स कैश फ्लो 101, कैश फ्लो 202 और कैश फ्लो फॉर किड्स है, जो मज़ेदार तरीके से उसी फाइनेंशियल एजुकेशन को और फाइनेंशियल मेंटेलिटी अच्छे से बचपन से ही सिखाते हैं। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना आपको सीखना है। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं। नंबर 2, आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं। नंबर 3, आप लालची बनकर भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 4, आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 5, आप कड़ी मेहनत से अमीर बन सकते हैं। अमीर डैडी के अनुसार कड़ी मेहनत से अमीर बनने के साथ दिक्कत यह है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को अक्सर अपने धन और जीवन का आनंद लेने में मुश्किल आती है, और दूसरे शब्दों में वे सिर्फ कड़ी मेहनत ही कर सकते हैं। वे यह नहीं जान पाते कि जिंदगी का आनंद कैसे लिया जाता है, यानी बुरी आमदनी के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। नंबर 6, आप अत्यधिक स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या गुणी होकर भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 7, आप किस्मत के सहारे भी अमीर बन सकते हैं। आप पुरखों की संपत्ति के मालिक बनकर भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 9, आप कुछ इन्वेस्ट करके भी अमीर बन सकते हैं। और नंबर 10, जो सबसे ज्यादा विशेष है, आप बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। बिजनेस बनाना वह तरीका है जिसके द्वारा ज्यादातर अमीर लोग बहुत अमीर बने। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, माइकल डेल ने अपने डॉर्मेटरी रूम में डेल कंप्यूटर्स की स्थापना की। जीरो से बिजनेस बनाने के साथ समस्या यह है कि यह अमीर बनने के सभी तरीकों में सबसे जोखिम भरा है। फ्रेंचाइजी खरीदना जो कम जोखिम भरा है, बहुत महंगा हो सकता है। जाने माने फ्रेंचाइजी खरीदने की कीमत $1 लाख से $15 लाख के बीच हो सकती है, और इसमें सिर्फ फ्रेंचाइजी के अधिकारी शामिल हैं। शुरुआती फीस के बाद ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग और समर्थन के लिए आपको हर महीने कंपनी हेडक्वार्टर को पेमेंट भी करनी होती है। इसके अलावा यह समर्थन भी इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आप प्रचुर संपत्ति कमाए लेंगे। कई बार आदमी को अपने फ्रेंचाइजर या कंपनी हेडक्वार्टर्स को भुगतान करना ही होता है, भले ही उसका फ्रेंचाइजी घाटे में चल रहा हो। हालांकि फ्रेंचाइजी खरीदना जीरो से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से कम जोखिम भरा है, परंतु आंकड़े बताते हैं कि 1/3 फ्रेंचाइजी अंततः दिवालिया हो जाते हैं। अमीर बनने के 11वें तरीके पर आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक में क्या अंतर होता है। अंतर यह होता है कि बड़े बिजनेस मालिक नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया छोटे बिजनेस मालिकों से भरी पड़ी है जो रेस्टोरेंट चलाते हैं। एक अकेले रेस्टोरेंट के मालिक और मैकडोनाल्ड्स के संस्थापक मिस्टर रे क्रॉक में यह अंतर है कि मैकडोनाल्ड्स हैमबर्गर रेस्तरां का नेटवर्क है, जिसे फ्रेंचाइजी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इस अंतर का एक और उदाहरण टेलीविजन रिपेयर शॉप के बिजनेस मालिक और टेड टर्नर के बीच का अंतर है, जिन्होंने CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क बनाया। एक बार फिर नेटवर्क शब्द पर ध्यान दें। असली बात यह है कि छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक के बीच अंतर उनके नेटवर्क के आकार का होता है। हालांकि कई छोटे बिजनेस मालिक अपने बिजनेस के मालिक होते हैं, परंतु बहुत कम बिजनेस मालिक नेटवर्क बनाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस नेटवर्क बनाकर ही दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं। अमीर बनने का 11वां तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 11वें नंबर पर इसीलिए रखा और इसे अमीर बनने के बाकी तरीकों से अलग इसीलिए रखा क्योंकि यह संपत्ति हासिल करने का बहुत ही नया और क्रांतिकारी तरीका है।
अगर आप अमीर बनने के पहले 10 तरीकों पर उड़ती हुई निगाह डालें तो आप पाएंगे कि इनका दृष्टिकोण आत्म केंद्रित है, यानी इन सभी में इंसान खुद अमीर बनना चाहता है। दूसरे शब्दों में यह एक लालची आदमी का दृष्टिकोण है। उदाहरण के तौर पर वह आदमी जो सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करता है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद के अमीर बनने पर होता है और शायद अपने परिवार और दोस्तों के अमीर बनने पर। जो पैसे के लिए शादी करता है वह निश्चित रूप से अपने खुद के लिए पैसा हासिल करने की फिराक में रहता है। बड़ा बिजनेस भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही अमीर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जब फ्रेंचाइजी आए तो उन्होंने अधिक लोगों के लिए संभव बनाया कि बिजनेस मालिक बन सकें और संपत्ति में हिस्सेदारी कर सकें। परंतु ज्यादातर मामलों में फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जिनके पास फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए पैसा है। और जैसे मैंने पहले ही कहा है, आज की तारीख में मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी की कीमत लगभग $10 लाख है। बहरहाल मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये लोग बुरे या ग्रीडी या लालची हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अधिकांश मामलों में फोकस बहुत से लोगों के अमीर बनने पर नहीं है, फोकस सिर्फ एक व्यक्ति के अमीर बनने पर होता है। दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग को अमीर बनने के 11वें तरीके रूप में मैंने इसलिए भी रखा क्योंकि यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और नया तरीका है जो संपत्ति को हर उस आदमी के साथ बांटना चाहता है जो सचमुच में बहुत संपत्ति हासिल करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी आदमी इस संपत्ति में हिस्सेदारी कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जिसे मैं व्यक्तिगत यानी पर्सनल फ्रेंचाइजी या कहूं एक इनविजिबल अदृश्य एंड ह्यूज बिजनेस नेटवर्क कहता हूं, मेरे विचार से पैसे कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। यह सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा है, संकल्प है और लगन है। इस व्यक्ति ने सोच लिया है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं खुद को और अपने परिवार को एक खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी देके रहूंगा। इस सिस्टम की इस बात की सचमुच परवाह नहीं करता वाकई कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हैं, आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप ऑलरेडी कुछ पैसा कमा रहे हैं या आपके पास पैसा है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या मेल हैं या फीमेल हैं और व्हाटएवर जो भी हैं, आप कितने सुंदर दिखते हैं, आप कितने कुरूप दिखते हैं, आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं या नहीं हैं, भगवान ना करे कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मूलभूत रूप से सिर्फ इस बात की परवाह करती हैं कि आप सीखने के लिए और बदलने के लिए और विकास करने के लिए आप कितने इच्छुक हैं। जब आप बिजनेस मालिक बनना सीखते हैं तो क्या आप में वह हौसला है कि आप राह में आने वाली मुश्किलों से नहीं घबराएंगे। हाल ही में मैंने एक बहुत ही फेमस वेरी रिच जो कि एक्चुअली में एक इन्वेस्टर हैं, उनकी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा था और एक बहुत ही फेमस स्कूल में वो स्पीच दे रहे थे। उस स्कूल का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वह उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा था मैं लोगों को निवेश करना सिखाने में रुचि नहीं लेता। उन्होंने कहा था मैं लोगों को निवेश करना सिखाने में रुचि नहीं लेता। मैं जीवन में आगे बढ़ने में, गरीब लोगों की मदद करने में रुचि नहीं लेता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप जैसे चुनिंदा बुद्धिमान लोगों के साथ इस फेमस बिजनेस स्कूल में समय बिताऊं। ओह माय गुडनेस। देखिए ये उनकी पर्सनल फीलिंग्स हैं और मैं इन फीलिंग्स से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी एक चीज यहाँ पर तारीफ करने लायक जरूर है कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपने दिल की बात सभी लोगों के सामने रख दी। मैंने अपना जीवन अपने अमीर डैडी के अमीर दोस्तों के बीच रहते हुए, इसलिए मैंने अक्सर इस तरह की बातें पहले भी सुनी थी, परंतु उन्हें समझदारी से और धीरे से कहा गया
वे लोग सार्वजनिक चैरिटी कार्यक्रमों में जाते थे और लोकप्रिय परोपकारी कार्यों में दान भी देते थे, परंतु उनमें से कई ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उन्हें सामाजिक सराहना और सम्मान मिले। उनकी निजी बातों में मैंने अक्सर उनके असली विचार सुने और वे विचार उस प्रसिद्ध निवेशक के उस फेमस बिजनेस स्कूल में बोले गए विचारों की ही तरह थे। स्पष्ट रूप से सभी अमीरों का यह नजरिया नहीं होता, परंतु मुझे लगातार हैरानी होती है कि कितने सारे अमीर और सफल लोग सिर्फ इसलिए अमीर और सफल हैं क्योंकि वे लालची हैं और उन्हें कम खुशकिस्मत लोगों की मदद करने में जरा भी रुचि नहीं है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी अमीर लोगों का यह नजरिया नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसे अमीर लोग काफी बड़ी संख्या में। और एक बेसिक रीजन यह है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसका सिस्टम दौलत हासिल करने के पुराने सिस्टम से बहुत ही ज्यादा न्यायपूर्ण है। हेनरी फोर्ड, जो दुनिया के महानतम बिजनेसमैन में से अपनी फोर्ड कंपनी के मिशन, उनका सूत्र वाक्य क्या था? चलिए मैं आपको अभी बताता हूं उनका सूत्र वाक्य क्या था। उनका सूत्र वाक्य था, कारों को प्रजातांत्रिक कर दो। फिर से सुनिए, कारों को प्रजातांत्रिक कर दो। यह सूत्र वाक्य इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि सदी की शुरुआत में कारें सिर्फ अमीरों के लिए उपलब्ध थी। हेनरी फोर्ड का विचार कारों को हर आदमी की पहुंच में लाना था, और यही कारों को प्रजातांत्रिक कर दो का मीनिंग भी होता है। रोचक बात यह है कि हेनरी फोर्ड एडिसन के कर्मचारी थे और अपने खाली समय में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। सन 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी का जन्म हुआ। उत्पादन लागत में कटौती करके असेंबली लाइन को अपनाकर और सस्ती औसत कारों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करके फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े कार उत्पादक बन गए। न सिर्फ उन्होंने अपनी कार को सस्ता बनाया, बल्कि उन्होंने उद्योग में सबसे ऊंचे सैलरीज, वेतन भी दी। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देने की प्लान भी बनाई और हर साल $3 करोड़ से अधिक उनमें बांट दिया। और 20वीं सदी के शुरुआती दशक में $3 करोड़ का मूल्य बहुत ज्यादा हुआ करता। दूसरे शब्दों में, हेनरी फोर्ड एक ऐसे आदमी थे जो इसलिए अमीर बने क्योंकि वे न सिर्फ अपने ग्राहकों की परवाह करते थे, बल्कि वे कर्मचारियों की भी परवाह करते थे। वे लालची व्यक्ति होने के बजाय एक उदार व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे। तथाकथित बौद्धिक समाज ने हेनरी फोर्ड की आलोचना की और उन पर व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए कि भाई हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा, क्योंकि एजुकेटेड भी नहीं थे, और थॉमस एडिसन की तरह उनका अक्सर इसलिए मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंपरागत शिक्षा नहीं थी। हेनरी फोर्ड के बारे में मेरी बहुत सारी फेवरेट स्टोरीज हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि उस वक्त के कुछ बहुत सारे बुद्धिमान जो हैं इकट्ठे हो गए और उन्होंने फोर्ड से एक टेस्ट में भाग लेने के लिए रिक्वेस्ट किया कि आप आइए। स्मार्ट लोग जो थे वो एक ग्रुप उनका ओरल टेस्ट करने के लिए आया, मौखिक टेस्ट। वे यह साबित करना चाहते थे दरअसल कि भाई फोर्ड जो है उसने पढ़ाई तो की नहीं है और उसमें शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। एक बुद्धिजीवी ने उनसे इस तरह का सवाल पूछा कि वे जो रोल्ड स्टील बनाते हैं उनकी टेंसाइल मजबूती कितनी है। मैं प्रश्न दोहरा दूं। एक बुद्धिजीवी ने उनके सामने प्रश्न रखा कि जो वो रोल्ड स्टील बनाते हैं उसकी टेंसाइल मजबूती कितनी है। अब फोर्ड को जवाब मालूम नहीं था। उन्होंने अपनी मेज पर रखे कई सारे फोनों में से एक फोन उठाया और अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, जिसे जवाब मालूम था। वाइस प्रेसिडेंट आया और फोर्ड ने उससे वह सवाल पूछा और वाइस प्रेसिडेंट ने वह जवाब दे दिया जो बुद्धिजीवी लोग चाहते थे। अगले स्मार्ट व्यक्ति ने एक और सवाल पूछा और इस बार भी फोर्ड को उसका जवाब मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने फोन करके स्टाफ के अपने एक आदमी को बुलाया जिससे जवाब मालूम था। यह प्रक्रिया चलती रही जब तक आखिरकार एक स्मार्ट आदमी ने चिल्लाकर यह नहीं कहा, देखिए
इससे यह साबित होता है कि आप अज्ञानी हैं। आप हमारे पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वेल, जो उन्होंने जवाब दिया वो सुनने लायक था। हेनरी फोर्ड ने जो उसका जवाब दिया दोस्तों, वो था, मैं जवाब इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं अपने दिमाग में उन जवाबों का कचरा नहीं रखना चाहता जो आप चाहते हैं। मैं आपके स्कूलों के स्मार्ट यंग लोगों को नौकरी पर रखता हूं, जिन्होंने वे सारे जवाब रट रखे हैं जो आप मुझसे रटने की उम्मीद करते हैं। मेरा काम उस जानकारी को रटना नहीं है जिसे आप बुद्धिमानी समझते हैं। मेरा काम अपने दिमाग को इस तरह के कचरे और छोटे तथ्यों से खाली रखना है ताकि मैं कुछ क्रिएटिव सोच सकूं। अब इस पॉइंट पर उन्होंने जितने भी बुद्धिजीवी और स्मार्ट लोग वहां पर थे, वहां से फोर्ड ने कहा कि अब आप विदा लीजिए। वर्षों तक मैं हेनरी फोर्ड की इस कहावत को याद करता रहा, जो मेरे हिसाब से उनके सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंसेस में से एक है, जो उन्होंने कहा था कि सोचना सबसे कठिन काम है, इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। वाह! मेरे विचार से यह नए प्रकार का बिजनेस, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं, एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार अब यह हर एक के लिए संभव है कि वह संपत्ति में हिस्सेदार बन सके, जबकि अब तक यह चुनिंदा या गिने चुने लोगों के लिए ही पॉसिबल था। मैं जानता हूं कि इस नए प्रकार के बिजनेस को लेकर कुछ विवाद है, और बाकी बिजनेसों की तरह इस बिजनेस में भी कुछ लालची और बदमाश लोग घुसे हैं, जो इस बिजनेस के माध्यम से बस फटाफट सच झूठ बोल के अमीर बनना चाहते हैं। परंतु अगर आप पीछे हटकर इस नए प्रकार के बिजनेस की तरफ देखें तो यह सामाजिक रूप से एक बहुत ही जिम्मेदार सिस्टम जो संपत्ति का न्यायोचित बंटवारा करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लालची लोगों के लिए एक अच्छा बिजनेस बिल्कुल नहीं है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस साबित हो जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और इस बात को दूसरी तरह कहा जाए तो मैं कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के काम करने का इकलौता तरीका यह है कि जब आप अमीर बने तो आप अमीर बनने में किसी और की भी मदद करें। और मेरे लिए ये एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है, उतना ही क्रांतिकारी जितने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड अपने दिनों में थे। मेरे विचार से ज्यादातर लोग काइंड होते हैं, उदार होते हैं। मैं लालच की निंदा तो नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत लालच और पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा ठीक ठाक ही होता है, परंतु जब लालच या पर्सनल इंटरेस्ट सीमा से बहुत अधिक बढ़ जाता है तभी हम में से ज्यादातर लोग विरोध करते हैं या नफरत में अपना सिर हिला देते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग उदार हैं और अपने साथी इंसानों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम का यह नया प्रकार अधिक लोगों को यह शक्ति देता है कि वह दूसरों की मदद कर सके। हालांकि यह नए प्रकार का बिजनेस सिस्टम हर एक के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक लक्ष्यों और अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करने में और दूसरे लोगों के सपने को जल्दी से जल्दी पूरा करने में वास्तव में अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टटोल कर देखने में आप अपने समय का सदुपयोग ही करेंगे। और दोस्तों कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं। आज व्यक्ति के पास अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम कर सके, यानी आपको सूट करे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं तो मेरा विश्वास है कि यह नया बिजनेस सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग आप ही के लिए है। इसलिए मैंने इस पुस्तक का शीर्षक बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं रखा। अगर आप दूसरों की मदद करने में जरा भी रुचि नहीं रखते हैं तो आपके पास कम से कम 10 तरीके और हैं जिनमें से आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके मूलभूत जो और लाभ हैं उनके बारे में बातें करूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पाए जाते हैं। और दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इन मूलभूत फायदों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद ही यह डिसीजन लेना चाहिए
कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे। अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे सिखाया था मूलभूत जीवन मूल्य धन से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वे अक्सर कहते थे, आप सस्ते और लालची होकर भी अमीर बन सकते, आप प्रचुर और उदार होकर भी अमीर बन सकते। आप जो तरीका चुनते हैं वह तरीका वही होगा जो आपके अंदर के मूलभूत जीवन मूल्यों के सबसे करीब हो।